हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट। चैप्टर है हमारे पास मैटर इन आर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक ये डिस्कशन किया था कि मैटर क्या होता है, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और इसी चैप्टर में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो पॉइंट डिस्कशन किया था वो था आपके पास में डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या होता है और किस वजह से होता है और किस डायरेक्शन में होता है, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था। साथ ही हमने बात की थी मैटर्स के रिजिड्स और फ्लूइड्स होने के बारे में। डिस्कशन हमारा ये चल रहा था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रिजिड्स भी हो सकते हैं और फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। आज के क्लास में जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में, टॉपिक है हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। इस बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या है हमारा? हेडिंग है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हेडिंग है हमारा आज की क्लास का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं देन वी हैव टू मेंटेन अ बेस। कोई एक ऐसा बेस हमारे पास होना चाहिए जिसके बिहाव पर आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो। और इस पॉइंट में हम मैटर के क्लासिफिकेशन का जो बेस रख रहे हैं वो बेस है फिजिकल स्टेट। अगर हम मैटर को फिजिकल स्टेट के बिहाव पर क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास मैटर को टोटल 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों फिजिकल स्टेट के बिहाव पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है, मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टी है, हम वन बाय वन इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप पॉइंट कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ physical state, matter can be classified as, matter can be classified as। फर्स्ट जो फिजिकल स्टेट का क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास में सॉलिड। सेकेंड अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं फिजिकल स्टेट के बिहाव पर तो सेकेंड क्लासिफिकेशन है लिक्विड। और अगर हम थर्ड फिजिकल स्टेट के बिहाव पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो है हमारे पास में गैस। जनरली हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर मिलता है फिजिकल स्टेट 3 हो सकती है, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस कंपोनेंट है। अब हम वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? सॉलिड। यहाँ पर हम मैटर की मेटल की एक फिजिकल स्टेट को डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। हम हमारी सराउंडिंग में ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस को देखते हैं जिनकी शेप को चेंज करना इजी नहीं होता। हम हमारी सराउंडिंग में ऐसे कई सारे मैटर को देखते हैं जिनकी शेप को चेंज करना इजी नहीं होता। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था रिजिड सब्सटेंसेस के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हिट करने की कोशिश की और उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, वो अपनी शेप को मेंटेन किए हुए है। ठीक है, कई ऐसे आपने मैटर अपने सराउंडिंग में देखे होंगे जिन्हें अगर हम किसी कंटेनर में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं आइस क्यूब के बारे में। आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर आइस क्यूब को रख दिया, तो आप आइस क्यूब की शेप कंटेनर के बाहर भी वही देखेंगे जैसा कि आइस को उस कंटेनर के अंदर रखने पर वो हमें दिखाई दे रही है। मतलब ना तो उसकी शेप में, वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है।
हम किसी मेटल की बात कर लें, फॉर एग्जांपल आपने कोई आयरन का पीस ले लिया। अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक आयरन का पीस है, फॉर एग्जांपल आप ये देखोगे कि अगर हम इसे अपने दोनों हैंड से या किसी भी तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे हाथों को ही एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इस मेटल के शेप और साइज पे कोई असर नहीं हो रहा है। तो जो हमने डिस्कशन किया एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि आयरन है, आइस क्यूब है, ये हमारे पास में जो फिजिकल स्टेट रखते हैं, ये फिजिकल स्टेट क्या है? वो फिजिकल स्टेट है सॉलिड। अब हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स के बारे में हमने बात की, जैसे आपके पास में आइस है, आपके पास में आयरन है, ये अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं करते, इनका वॉल्यूम भी जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। इसी फिजिकल स्टेट वाले मैटर्स को कहा जाता है सॉलिड्स। तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड के बारे में। दीज आर द substances which have fixed volume, mass and shape. These are the substances which have fixed mass, volume and shape. That is the definition of solid physical state of matter. सॉलिड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड मास। सॉलिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मास और उनका वॉल्यूम हमेशा डिफाइनाइट होता है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे अगर कोई आइस क्यूब है, उसे हमने किसी कंटेनर में स्टोर किया तब भी वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर हम उसे एक कॉमन प्लेट में स्टोर करके रखते हैं। इसी कंडीशन को इसीलिए हम कह रहे हैं कि सॉलिड जितने भी होते हैं उनका मास और वॉल्यूम जो है वो डिफाइनाइट होता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर रहे हैं, सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास सॉलिड्स की? सॉलिड्स हैव डिफाइनाइट शेप, देयर शेप डू नॉट चेंजेस इटसेल्फ टिल यू आर नॉट अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट। जब तक आप उन पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगा रहे हो तब तक वो खुद से अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं करते हैं। इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक को, ये जो तीनों प्रॉपर्टी हमारे पास में सॉलिड की, इन्हें हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक आइस क्यूब है, मान लीजिए ये मेरे पास हमने कलेक्ट किया एक आइस क्यूब को। इस आइस क्यूब को अगर मैं एक प्लेट में स्टोर करके रखता हूँ तब भी इसका साइज, शेप और वेट जो है वो, एक आइस क्यूब है जिसे मैंने एक प्लेट में स्टोर किया, एट द सेम टाइम अगर इसी तरह के आइस क्यूब को मैं किसी बड़े कंटेनर में स्टोर करने की कोशिश करता हूं तो आप ये देखोगे कि प्लेट में रखने पर आइस क्यूब का जो शेप था वो भी फिक्स है। उसी आइस क्यूब को अगर मैंने कंटेनर में शिफ्ट किया तो वो अपने शेप को मेंटेन किए हुए है। ऐसा नहीं है कि वो आइस क्यूब जो है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है या वो आइस क्यूब जो है वो पूरे कंटेनर के शेप को गेन कर लेता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि डिफाइनाइट शेप होता है, वॉल्यूम भी डिफाइनाइट है और मास जो है वो भी फिक्स है। आइस क्यूब का प्लेट में रखने पर अगर मैं जो मास गेन करता हूं वो सेम रहने वाला है कंटेनर के अंदर रखने पर भी। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉलिड सब्सटेंसेस का मास, वॉल्यूम और शेप चेंज नहीं होता। ये हमारे पास में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिड सब्सटेंसेस की। थर्ड हम बात कर रहे हैं
थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि काफ़ी हाई है, इसी की वजह से इनका शेप जो होता है वो डिफाइनाइट है, इनका शेप इजीली चेंज नहीं होता है। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिया था जिसमें हम रिजिड सब्सटेंसेस की, हम कोहेसिव फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। चौक, आइस क्यूब और आयरन नेल का एग्जांपल हम लेकर के बात कर रहे थे कि चौक को हमने हैमर से हिट किया, वो इजीली पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कोहेसिव फोर्स कम है। जबकि भी आयरन नेल को अगर हम हैमर से हिट करते हैं तो वो अपनी शेप को इजीली चेंज नहीं करता। अब शेप को इजीली चेंज क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेसिव फोर्स हम जिसे कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक, अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस की, तो ये क्या है हमारे पास में? सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अगर आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि वहाँ पर डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। अब डेंसिटी का क्या मतलब होता है, हम इसे समझते हैं। मान लीजिए मैंने इस यूनिवर्स में एक वॉल्यूम अज्यूम कर लिया, एक क्यूब मैंने इस यूनिवर्स में अज्यूम कर लिया जिसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों क्या है? 1 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। इसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ हम कितने ले रहे हैं? 1 सेंटीमीटर। तो इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा क्यूब मैंने अज्यूम किया जिसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम कितना हो गया क्यूब का? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको बात समझ में आ गई? अब हमने सॉलिड के बारे में ये कहा कि दे है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर मैं किसी सॉलिड सब्सटेंसेस को इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के ब्लॉक में रख देता हूँ तो आप ये देखोगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड सब्सटेंसेस के इस क्यूब में बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में आ सकते हैं। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड के जो है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंसेस की डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड के केस में हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सॉलिड की डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक, ये थी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है? एक सैंपल, हम एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास में स्पॉन्ज है और ये हमारे पास में एक आयरन ब्लॉक है, एक ब्लॉक है आइस का। अगर इस स्पॉन्ज को मैं अपने दोनों हाथों में इस तरह से पकड़ के उसको प्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि ये जो स्पॉन्ज है ये श्रिंक हो करके बहुत ही नैरो पैसेज में कन्वर्ट हो गया है। इसका शेप जो है वो, जब मैंने इसको कंप्रेस किया तो इसका शेप जो है वो
बदल जाता है, ठीक। लेकिन अगर मैं आइस के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, आइस को अगर मैं दोनों ही एंड से हाथ से पकड़ के कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आइस का शेप चेंज नहीं होता, वो अपनी शेप को बनाए रखता है। इसका मतलब जो पहले ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, प्रेशर लगाने से उसके वॉल्यूम में, शेप में, मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये एक डिफाइनेट मास, शेप और वॉल्यूम रखता है। तो हमारे पास आइस जो है वो एक सॉलिड का एग्जाम्पल था जहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, ये बिल्कुल भी अपनी शेप को प्रेशराइज करने पर अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं। देखो हमने जीरो क्यों नहीं कहा, हमने वर्ड यूज किया है नेग्लिजिबल, क्योंकि जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या होता है, हमारे पास एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। स्पॉन्ज क्या है, हमारे पास एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। अब सेमी सॉलिड है, आता तो सॉलिड की कैटेगरी में ही है, ठीक है, लेकिन कंप्रेस करने पर इसने अपनी शेप को चेंज किया, क्योंकि भले ये पोरस नेचर का था इस वजह से, ठीक है। तो हम जीरो कंप्रेसिबिलिटी नहीं कहते, हम कहते हैं ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं। अब जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई आयरन ब्लॉक होता, आयरन है, अगर मैं इसको अपने दोनों तरफ से प्रेशराइज करने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई आयरन ब्लॉक ले लिया, इसको मैं दोनों तरफ अपनी हथेली से प्रेस करने की कोशिश करूंगा तो इसका शेप चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कोई मैकेनिकल एडजस्टमेंट इस तरह का कर दिया, या मैं इसके दोनों तरफ से इसको हैमर से हिट करने की कोशिश करता हूं, तब आप ये देखोगे इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मतलब कंप्रेस तो हुआ लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में कंप्रेस हुआ। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो सॉलिड होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल। स्पॉन्ज जो एक सेमी सॉलिड है, ये हमारे पास में एक एक्सेप्शनल कह सकते हैं, हम एक एक्सेप्शनल केस आता है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड कंसीडर किया जाता है। क्लियर है ये बात? तो सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हम बात कर रहे हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के बारे में, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास में डिफ्यूजन। सॉलिड्स shows very less diffusion. Solids shows very less diffusion. अगर आप किन्हीं दो सॉलिड मैटर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हो तो ऐसा बहुत कम होगा कि वो सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे में मर्ज होकर के डिफ्यूज हो जाए। सॉलिड के पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने लग जाएं। डिफ्यूजन क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको लास्ट क्लास में दे चुका हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल बाय देयर ओन। अगर हमने किन्हीं दो सॉलिड सब्सटेंसेस को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया, मतलब ये सिर्फ एक दूसरे से फिजिकली टच में है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये खुद से ही एक दूसरे से पार्टिकल जो है वो मर्ज हो जाएं और ये एक सिंगल यूनिट बन जाए। ऐसा खुद से पॉसिबल नहीं है, होता है बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही स्लो स्पीड से, ठीक है। लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इसमें डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही कम होता है। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मान लीजिए आप लोगों ने ग्राउंड पर कोई मेटल की शीट रख दी, इस मेटल की शीट पर आप कोई और शीट भी रख दीजिए और ऐसे लेयर बाय लेयर आप मेटल की शीट को एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए। कुछ हफ्तों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपने मेटल की शीट को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया है, कुछ महीनों के बाद जब आप इन शीट को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें सेपरेट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना होगा। प्रेशर क्यों लगाना हो, इवन ये एक दूसरे पे स्लाइड भी नहीं होते। जब ये इनिशियली रखा जाता है तब अगर आप एक मेटल को दूसरे मेटल पर स्लाइड करने की कोशिश करो तो ये स्लाइड हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको कुछ महीनों के लिए मैंने इस पोजीशन में अनडिस्टर्ब रख दिया है तो आप ये देखोगे कि ये स्लाइड भी नहीं हो रहे और इनको सेपरेट करना भी हमारे लिए पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि इनके पार्टिकल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एक दूसरे में मर्ज होते हैं, बहुत ही स्लो अमाउंट में।
अगर थोड़ा सा भी हमने इनको प्रेशराइज किया तो ये फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे, लेकिन डिफ्यूजन होता है बहुत ही स्लो रेट से होता है। इसी का एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूँगा। मान लीजिए ये हमारे पास में व्हाइट बोर्ड है, क्या है, ये हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड है, और इस पर जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये किससे लिख रहा हूँ मैं, मार्कर की इंक से। और इंक क्या है हमारे पास में, एक सॉल्यूशन है जिसमें इंक जो डाई है वो सॉलिड पार्टिकल है। ये सॉलिड सरफेस और मार्कर की इंक का जो कलर डाई पार्टिकल है वो भी सॉलिड है। अगर मैं इस बोर्ड पे इस रिटर्न कंटेंट को कुछ महीनों के लिए रफ नहीं करता, इसको यहीं पे बनाए रखता हूं, जब कुछ महीनों के बाद आकर मैं इसे रफ करने की कोशिश करूंगा ना, एक तो रफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्लस होगा ये कि अगर मैंने इसको रफ भी कर दिया है तो मुझे माइन्यूट सा पूरे बोर्ड पे इस लिखे हुए कंटेंट का इंप्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई देगा, बहुत ही लेस अमाउंट में ही सही, लेकिन इंप्रेशन दिखाई जरूर देता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सॉलिड सॉलिड के बीच डिफ्यूजन होता है, लेकिन वो टाइम बहुत लगता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेरी लेस, बहुत ही कम अमाउंट का डिफ्यूजन यहाँ पर परफॉर्म होता है। क्लियर है ये बात? सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास में है solids do not increases in size on heating and कूलिंग। अगर हम सॉलिड सब्सटेंसेस को हीट करते हैं या उन्हें कूल करने की कोशिश करते हैं तो उनके साइज में ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि साइज और शेप की बात हम पहले ही यहाँ पर कर चुके हैं। सॉलिड के केस में हीटिंग करने पर और कूल करने पर साइज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, वो अपनी साइज और शेप को मेंटेन रखते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी किसकी? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच इज सॉलिड। नेक्स्ट जो फिजिकल स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर की जो सेकंड फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट है लिक्विड। मैटर in liquid state have definite mass and volume but not definite shape. Matter in liquid state have definite mass and volume but they do not have fixed shape. For example, we are having water. If I am having 1 liter of water, and I am trying to store that water in a container with large diameter and small height. Its total volume must be 1 liter, but its shape is different.
and if I'm trying to store this water in a large cylindrical tube, volume of this container is also 1 liter and volume of this tube is also 1 liter. If I am having 1 liter of water and trying to store in this container, it will take its shape easily. वो इस कंटेनर की शेप इजीली गेन कर लेता है. और अगर उसी 1 लीटर वाटर को मैं इस लॉन्ग ट्यूब के अंदर स्टोर करने की कोशिश करता हूं, तो वही 1 लीटर वाटर इस ट्यूब की शेप को भी गेन कर लेता है. इसीलिए हम कह रहे हैं लिक्विड जो होते हैं वो उस कंटेनर की शेप को इजीली गेन कर लेते हैं जिनमें उन्हें स्टोर किया जाता है. वॉल्यूम और मास यहाँ पर फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है. ठीक. अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, लिक्विड फिजिकल स्टेट जो होती है मैटर की, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट हमारे पास में प्रॉपर्टी है दे हैव डिफाइनाइट mass and volume. In liquid physical state, matter have definite mass and volume, as I explained you by this example. And second property is they have indefinite shape. Generally liquids do not have fixed shape, they gain the shape of the container in which it is stored. जिस कंटेनर में वाटर को स्टोर किया जाता है ये उस शेप कंटेनर की शेप को इजीली गेन कर लेते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं दे हैव इनडिफाइनाइट शेप. थर्ड हम बात कर रहे हैं इंटर particle force is less than solid. सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड जो होते हैं इनका इंटर पार्टिकल फोर्स जो होगा वो थोड़ा कम होता है. यही रीजन है कि एक कंटेनर की शेप को गेन कर सकते हैं. ठीक. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या आ गई? They have low density. They have low density than solid. अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में बात करते हैं तो लिक्विड्स की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है. यहाँ पर डेंसिटी का मतलब वही है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं. सॉलिड में नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा आते हैं इसलिए डेंसिटी उनकी ज़्यादा है. लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से कम आएंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो कम होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में. अगर हम कंप्रेसिबिलिटी को कंपेयर करते हैं सॉलिड और लिक्विड के बीच, तो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है. सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल थी, लेकिन यहाँ पर लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है. इसका मतलब वहाँ पर स्पेस अवेलेबल है और अगर हम उसे कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत मार्जिन में उनकी शेप को कंप्रेस किया जा सकता है. मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास, मॉलिक्यूल अपने मतलब प्रेस कंप्रेस करने पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड्स के बारे में,
liquids expand on heating and contract on कूलिंग। अगर लिक्विड सब्सटेंस है, आप उसको हीट करते हो तो आप ये देखोगे कि उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अगर हम उसी लिक्विड को कूल करने की कोशिश करते हैं उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर वाटर को फ्रीज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हैं। जो कंप्रेसिबिलिटी का पॉइंट था, पार्टिकल एक दूसरे के दूर दूर थे, अगर कंप्रेस करने की कोशिश करते हो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इसीलिए हम उसको कंप्रेस कर पाए हैं। ठीक यही रीज़न होता है हमारे पास में हीटिंग और कूलिंग के बारे में। आपने हीट किया, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर हम उन्हीं लिक्विड को फिर से कूल करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के पास फिर से आने लगेंगे, अल्टीमेटली वो कंप्रेसिबिलिटी भी शो कर सकते हैं, इसलिए वो साइज में कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में लिक्विड डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड। अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स की डिफ्यूजन की बात करते हैं तो लिक्विड इजीली एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों ने एग्जांपल भी देखा होगा, अगर हमारे पास में एक ग्लास और 1 ग्लास ऑफ वाटर है, मान लीजिए हमारे पास में 1 ग्लास ऑफ वाटर हमने ले लिया, ये हमारे पास फिल्ड ऑफ वाटर, और आप इसके अंदर सिर्फ एक ड्रॉप फॉर एग्जांपल डिटॉल डाल दीजिए। अगर मैं इस वाटर के अंदर एक ड्रॉप ऐड कर रहा हूं, मैं ड्रॉप किसकी ऐड कर रहा हूं, मैं डिटॉल की ड्रॉप ऐड कर रहा हूं, या किसी फिनाइल को आप ऐड कर दीजिए, कुछ टाइम के बाद आप ये ऑब्जर्व, आपको कुछ नहीं करना, बस आपने एक ड्रॉप इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, कुछ टाइम के बाद आप ये देखोगे कि जो वाटर डिटॉल या फिनाइल ऐड करने से पहले कलरलेस था, इसको देखो, जब हमारे पास में सिर्फ वाटर था, ये कंटेंट नहीं था, तो कंटेनर का कलर तो जो था वो कलरलेस है। जब हमने इनको ऐड कर दिया डिटॉल को या फिनाइल को, कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनटों के बाद आप देखोगे पूरे ही कंटेनर का जो कलर है वो थोड़ा सा मिल्की कलर हो गया है, मिल्की अपीयरेंस हो गया है, आप यूं कह लो कि उसके अंदर व्हाइट अपीयरेंस आ गया है। ये ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि डिटॉल और फिनॉल ये भी हमारे पास लिक्विड थे, और वाटर जो है वो भी लिक्विड फिजिकल स्टेट ही रखता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की कि ये डिफ्यूज इजीली हो जाते हैं, लिक्विड और लिक्विड इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं सॉलिड और सॉलिड के कंपैरिजन में। हमने फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर मैटर को क्लासीफाई किया एज सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड स्टेट क्या होती है, उसकी फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो हमने डिस्कशन किया। लिक्विड क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने अभी तक डिस्कशन किया है। और नेक्स्ट जो हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं मैटर की, वो हमारे पास में है गैस। थर्ड और इंपॉर्टेंट जो फिजिकल स्टेट हमारे पास में है वो कौन सी है? मैटर की गैस। हमारे अराउंड जो एयर है वो भी गैस है, ठीक है। और एयर की क्या इंपॉर्टेंस है हम जानते हैं, ये हर जगह अपने डायरेक्शंस में फ्लो कर सकती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर एंड सो ऑन। तो हम बात कर रहे हैं गैस के बारे में। देयर आर सो मेनी गैसेज अवेलेबल अराउंड अस। बहुत मतलब कुछ ऐसी गैसेज हैं जो हमारे अराउंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं, नॉट सो मेनी, लेकिन कुछ
गैसेस बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और नेसेसरी भी। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर का कंपोजिशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गेन करती हैं, इसलिए गैस मैटर इन गैसियस गैस state do not have fixed volume and shape। अगर हमारे पास मैटर गैसियस स्टेट में अवेलेबल है तो इसका शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। लिक्विड की ही तरह गैस को भी जिस कंटेनर में रखा जाता है ये उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई, गैस को रखा जाता है ये उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है और उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर लेता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। Properties. First property of gaseous substances will be gas have indefinite shape and volume। गैसेस का शेप जो होता है और वॉल्यूम जो है वो इनडिफाइनाइट है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या हो जाएगी, गैस हैव डिफाइनाइट मास। मास तो सब्सटेंस का सेम रहने वाला है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में गैसियस सब्सटेंस क्या है, इंटर पार्टिकल फोर्स इन गैस इज वेरी लेस। अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं, गैसियस सब्सटेंसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम क्वांटिटी का है। अगर दो पार्टिकल हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, दे आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में अपनी मूव कर सकते हैं, बाय देयर कोलिजन अपनी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है गैसियस स्टेट के केस में। फोर्थ हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप किसी कंटेनर में गैस को कलेक्ट करके उसको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हमारे पास में ये एक सिलेंडर हमने लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस को फिल कर दिया, गैस है तो गैस इस पूरे ही वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है। मैंने पहले भी आपको डिस्कशन किया था, गैस का वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता है। इस कंटेनर में यहाँ पर एक पिस्टन हमने लगाया हुआ है और पिस्टन को हम एक्सटर्नली मैकेनिकली अटैच कर रहे हैं और इसको प्रेस कर सकते हैं। कंटेनर में गैस है, ये हमारे पास में T = 0 टाइम पर पिस्टन की पोजीशन है। अगर मैं इस पिस्टन को अपर डायरेक्शन से कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखिएगा कि कुछ टाइम के बाद ये पिस्टन जो है एक नई पोजीशन को गेन कर लेता है। T = n पे किसी n सेकेंड के बाद अगर मैं इस कंटेनर में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं ये देखता हूं कि कंटेनर का पिस्टन जो है वो तो अपनी डायरेक्शन
डाउनवर्ड मूव हो चुका है, t इक्वल टू 0 पे अगर यही था तो पिस्टन की t इक्वल टू n पोजीशन पर ये कंडीशन हो गई। पिस्टन को जितना हमने प्रेशराइज किया, गैस के मॉलिक्यूल जो पहले लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस होते चले गए। मतलब पार्टिकल जो पहले एक दूसरे से बहुत दूर थे, इन दोनों पार्टिकल को फोर्स करने पर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो पार्टिकल दूर थे, स्पेस ज़्यादा था, कंप्रेस किया, इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा कि अगर आप उसको एक सर्टेन लेवल के ऊपर कंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो वो फिजिकल स्टेट चेंज करके गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इंटर पार्टिकल देखो, पहले पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर थे, मैंने इन लोगों को कंप्रेस करने की कोशिश की, मैं किन्हीं दो पार्टिकल को यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कंप्रेस किया, अगर ये पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो गया, कंप्रेसिबिलिटी है, और अगर इनके बीच में कोहेसिव फोर्स बढ़ गया, इनके बीच कोहेसिव फोर्स बढ़ गया, तो यही गैस आपके लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आता है एज अ फ्यूल कुकिंग पर्पस से, उसके अंदर जो गैस फिल की जाती है वो लिक्विड फेस में ही फिल की जाती है। नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक गैस है जिसको आपने लिक्विफाइड करके कंटेनर में कलेक्ट किया हुआ है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है उसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में। क्लियर है बात? गैसेस के बारे में, दे हैव हाई डिफ्यूजन। जब मैंने आप लोगों को डिफ्यूजन के डेफिनेशन को समझाया था तब हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था एक कमरे के अंदर परफ्यूम स्प्रे करने के बारे में। ठीक, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस जो थी वो भी गैसियस फेज में ही है, रूम के अंदर जो एयर थी वो भी गैसियस फेज में ही है। आपने कुछ नहीं किया, दोनों पार्टिकल एक दूसरे में आपस में मर्ज होते चले गए। पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपने आप फ्लो कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग बाय देयर ओन। आप इसमें कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं लगा रहे हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि गैसियस सब्सटेंस में डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल हमारे पास में ये था। दूसरा, हमने ब्रोमाइन फ्यूम्स और एयर के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपको याद हो, एक टेस्ट ट्यूब थी जिसके ऊपर इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रखी थी, कुछ टाइम के बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम फ्यूम आपको दिखाई दे रही थी जो ब्रोमाइन की थी, मतलब एयर और ब्रोमाइन एक दूसरे में मर्ज हो गए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गैसियस सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं गैसियस सब्सटेंसेस के बारे में, दे हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया, हमने डिस्कशन ये किया कि पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ सकते हैं वही उसकी डेंसिटी होती है। तो सॉलिड के केस में डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा आ रहे थे, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम था इसलिए। गैस के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में, मान लीजिए मेरे पास में ये एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लिया है, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम के ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो बहुत ही कम आ सकते हैं, सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से बहुत कम होती है। क्लियर है ये बात? और सेवंथ हमारे पास में प्रॉपर्टी है गैसेस के बारे में, गैस ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अगर आप गैसेस को हीट कर रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की पार्टिकल की वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो पार्टिकल एक दूसरे से और ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं।
इसीलिए हीट करने पर गैस जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है। मैं इसको आपको एक एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास में ये एक ट्यूब है, एक बॉटल है। इस बॉटल के कैप पर मैंने एक बैलून को टाई कर दिया, मैंने एक बैलून बांध दिया, गुब्बारा हमने यहाँ पर बांध दिया। कुछ फिल नहीं किया हमने, इस बॉटल में हमने कुछ फिल नहीं किया था, ये मेटल की बॉटल है, इसमें हमने कुछ फिल नहीं किया, और यहाँ पर भी कुछ फिल नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ एयर है, और बैलून में भी हमने कुछ फिल नहीं किया, वहाँ पर भी एयर ही थी। अगर इन दोनों को अच्छे से यहाँ पर टाई करने के बाद मैं इस बॉटल को, इस मेटल की बॉटल को एक वाटर टैंक के अंदर, मैंने इसको किस में रख दिया, वाटर के टैंक में, वाटर के टैंक में रखने के बाद मैं इसे नीचे से हीट कर रहा हूं। हम हीट कर देते हैं तो होगा क्या, ये हीट पहले वाटर को ट्रांसफर होगी, वाटर से मेटल कंटेनर से, मेटल के बारे में आप जानते हो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट फ्लेम से वाटर का पास हुई, वाटर से मेटल को, और मेटल से एयर को। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि ये जो बैलून है ये एक पर्टिकुलर हाइट तक अपनी शेप मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो इसका बैलून का शेप चेंज हो जाना इस बात का इंडिकेशन था कि जो एयर थी बॉटल के अंदर अब वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है। एयर एक्सपेंड हो रही है जो कि गैस फॉर्म है हमारे पास में, इसीलिए बैलून जो है, बैलून की वॉल जो कि फ्लेक्सिबल है वो भी एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही है, और हम कह सकते हैं कि गैस ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। क्लियर? ये था हमारे पास में मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, ये तीनों फिजिकल स्टेट और उनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।